कमाने वाली बहू। मम्मी, आप हमारे साथ बेंगलोर चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेली गांव में कैसे रहेंगी? बेटे अंकित ने कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई इनकी मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने से सभी मेहमान चले गए थे। बेटा अंकित और बहू नेहा दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे बहू के पास रहने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से दखल पड़ेगा। वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर माल तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी थी। 65 साल की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराने की दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने किया, लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा। और जो थोड़ा बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे वो खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। असमंजस में मैं अंकित को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में नेहा ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी हैं, मैं आपका सूटकेस पैक कर देती हूँ। नेहा के ऐसा कहने पे मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ बेंगलोर आ गई। अंकित और नेहा दोनों ही मेरा पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। सभी साथ में खाना खाते हैं। नेहा मेरे मनपसंद के हिसाब से खाना बना देती है। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद ना सताए, मैं खुश रहूं। 7 साल का पोता पिंटू तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो वो चीज़ मुझे तुरंत लाकर दे देता। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वे लोग बुजुर्ग माँ बाप की कदर नहीं करते। खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो वो सास को नौकरानी ही समझेगी। नेहा भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभाल रही है। कोई कभी ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही लगता है कि ऑफिस और घर दोनों जगह का काम करके थक जाती होगी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों ने कभी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया। मॉल में घूमते घूमते अंकित और नेहा एक दुकान से कुछ खरीदने लगे। मैं और पिंटू थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर पिंटू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही थे नहीं। इतने दिनों में पैसों की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर पिंटू ने फिर से कहा, दादी माँ प्लीज़ दिला दीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर ही भूल गई। मेरे कहने पर पिंटू ने मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलानी पड़े, इसलिए मैं झूठ या बहाना बना रही हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा कि मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी दिला नहीं सकती।
इनके जाने के बाद पहली बार मैं अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। हमने बाहर डिनर किया। नेहा ने मेरी पसंद की काजू करी ऑर्डर की थी। फिर हम लोग घर आ गए। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखा। अंकित सोने चला गया और नेहा पिंटू के कमरे तक गई ताकि मच्छर की टिकिया लगाकर उसे ब्लैंकेट देकर सुला सके। मैं भी अपने कमरे में सोने जाने लगी। इतने में मुझे पिंटू की आवाज़ सुनाई दी। मम्मी मम्मी, दादी माँ बहुत कंजूस है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी माँ को आइसक्रीम दिलाने को कहा तो उन्होंने कहा कि वो अपना पर्स घर भूल आई हैं। कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर जाओ तो पर्स ही साथ ना ले जाओ, ना कुछ खर्चा होगा। कंजूस दादी माँ। ये क्या पिंटू, दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्या तुम उनके दुख को समझ नहीं सकते हो कि वो कितने दुख में है? दादी माँ को क्या दुख है बेटा? अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव के एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हमने 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं और अपना दुख सुख शेयर करते हो, वही व्यक्ति अचानक हमसे बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है। ये तुम अभी नहीं समझ सकते। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतने दूर कि कभी वापस ना आए, तो तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा, फिर सोचो दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होंगी। ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गई तो तुम उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें दादी माँ का प्यार नहीं दिखा। जब भी तुम स्कूल से आने में 5-10 मिनट लेट हो जाते हो, तब वो बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा इंतज़ार करती हैं। उस दिन उनके घुटनों में बहुत दर्द होने के बावजूद भी तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारी मनपसंद मीठी मटर मलाई बनाई थी। इसलिए बेटा, किसी के लिए भी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी, ये बातें सुनकर मुझे अपनी बहू पर गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह अंकित ऑफिस चला गया और पिंटू स्कूल। नेहा ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये क्यों बहू, मुझे पैसों का क्या काम है? मामी जी, इंसान को पैसों का कब काम पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए। कभी पिंटू को कोई चीज़ के लिए जिद करने पर वो चीज़ लेकर दे दीजिएगा। लेकिन बहू, मामी जी, यदि यह पैसे अंकित आपको देते तो क्या आप मना कर देती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है, तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? नेहा की बातें सुनकर मेरी आंखों में खुशी के मारे पानी आ गया। जो बात मेरा बेटा भी समझा न सका, वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे जैसे बहू वो सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर लांछन लगाते हैं कि वे तुनिक मिजाज और घमंडी होती हैं, सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते आदि। कुछ बहुएं नेहा जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती हैं। आज नेहा ने कमाने वाली बहू के बारे में आंखों से पर्दा हटा दिया था।